Let M be a left R module. A subset S consisting of elements M1, M2 up to Mn of module M is said to be linearly independent if for any scalars R1, R2 up to Rn in the ring R, this linear combination R1, M1 plus R2, M2 plus so on up to Rn, Mn equals to 0 implies R1 is 0, R2 is 0 and so on, Rn is 0. जैसे वेक्टर्स में था बिल्कुल उसी तरीके से मॉड्यूल के ये n एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे कब, जब इनका हर लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 ये इम्प्लाई करे कि लीनियर कम्बिनेशन में जो स्केलर्स या कोफिशिएंट्स हैं मॉड्यूल के इन एलिमेंट्स m1, m2 अप टू mn के, ये कोफिशिएंट्स या स्केलर्स 0 हैं। तो एग्जांपल्स में द सबसेट सिंगलटन सेट 1 is linearly independent, but this subset having two elements 2 and 3 is linearly dependent. ये linearly independent नहीं है क्योंकि हमें नॉन जीरो स्केलर्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्केलर्स ले लिए, एक स्केलर 3 ले लिया और दूसरा स्केलर -2 ले लिया, ये रिंग ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं। इन स्केलर्स को जब हमने मॉड्यूल के एलिमेंट्स साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यानी ये लीनियर कम्बिनेशन लिया, तो ये लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 है, लेकिन इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं 2 और 3 के ये नॉन ज़ीरो हैं। तो लिहाजा ये जो आपके पास सबसेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन, बेसिस ऑफ ए मॉड्यूल एंड रैंक ऑफ ए मॉड्यूल। अब वेक्टर स्पेसेस में तो हम बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस डिफाइन करते थे, जबकि मॉड्यूल में हम डायमेंशन की टर्म के बजाय रैंक की टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट M be a left R module, a subset B consisting of elements bi where I belongs to index set capital I। अब यहाँ पर जो आपने सबसेट लिया इसमें एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट भी हो सकती है और इन्फिनिट भी हो सकती है। This is said to be a basis of module M if it satisfies the two conditions. Number one, every finite subset of B is linearly independent. क्योंकि हम जब लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखते हैं तो फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं। लीनियर कम्बिनेशन की जो टर्म्स होती हैं वो हम फाइनाइट टर्म्स लिखते हैं। तो आपने जो सबसेट बी लिया मॉड्यूल का, जब कभी इसका फाइनाइट सबसेट लें, उससे फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन बनाएं और वो फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो, तो फिर इससे ये इम्प्लाई हो, अखज़ हो जाए कि तमाम स्केलर्स लीनियर कम्बिनेशन में 0 हैं। एंड नंबर 2, द सबसेट बी जनरेट्स एम, और इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल एम कैन बी रिटन एज फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो किसी भी मॉड्यूल के सबसेट बी के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो उस सबसेट को हम मॉड्यूल की बेसिस कहते हैं। इससे फिर थ्योरम, ये वेक्टर स्पेसेस में थ्योरम ऐसे ही था एज इट इज। यहाँ पर मॉड्यूल के लिए भी लेट एम बी अ लेफ्ट आर मॉड्यूल एंड बी बी अ बेसिस ऑफ मॉड्यूल एम, then every element of module M can be uniquely written as a finite linear combination of elements of B। तो रैंक आपके पास क्या होगा जी, फाइनाइट रैंक, ये डायमेंशन की एनालोगस टर्म है। If module M has a basis consisting of n elements, then module M is said to have rank n। फिर इसी तरह से infinite rank, if M has a basis consisting of infinitely many elements, then M is said to have infinite rank। Example 1, आपके पास जो सिंगलटन सेट 1 है, ये मॉड्यूल ऑफ इंटीजर्स की बेसिस है ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स, तो इस मॉड्यूल ऑफ इंटीजर्स का रैंक 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2, the module P of X of all polynomials over field of real numbers R has infinite rank।
Next, standard free R module of rank n. Let R be a commutative ring with 1. The standard free R module of rank n is the module Rn consisting of all n tuples of elements from the ring R. Under the component-wise addition and scalar multiplication operations becomes a module, and this module has a basis, uh, and the set B consisting of the n tuples E1, E2 up to En, where E1 is the n tuple whose first component is 1, and rest of all components are 0, and E2 is the n tuple whose only second component is 1, all the other components are 0, and so on. En is the n tuple with 1 at the nth component, nth position, and all of the other components are 0. This B is linearly independent and it generates Rn. आप जो आपके पास n टपल आर्बिट्रेरी है 1 A2 अप टू an, इसको लिख सकते हैं A1 E1 प्लस A2 E2 and so on plus an En, and hence is a basis of Rn. This basis is called the standard basis of Rn. तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट आपके पास मॉड्यूल है। अब चूंकि बेसिस में आपके पास m एलिमेंट्स हैं तो इसका रैंक आपके पास n है। तो फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन आपके पास, अ फ्री मॉड्यूल ओवर अ रिंग R इज एन R मॉड्यूल दैट हैज अ बेसिस। तो फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन ऐसा मॉड्यूल जिसकी बेसिस मौजूद हो, उस मॉड्यूल को हम फ्री मॉड्यूल कहेंगे। स्टैंडर्ड फ्री आर मॉड्यूल को आपने याद रखना है जी कि ये आपके पास दी गई रिंग जिसको हमने कम्यूटेटिव ले रखा है और जिसमें यूनिटी एलिमेंट 1 मौजूद है, उसकी n कॉपीज का एक्सटर्नल डायरेक्ट सम या कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसके एलिमेंट्स n टपल्स हैं। इसमें मॉड्यूल एडिशन ऑपरेशन कंपोनेंट वाइज एडिशन है और इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, scalar will be multiplied with each component of the n tuple. So every element can be uniquely expressed as a linear combination of the standard basis elements E1, E2 up to En as follows. This n tuple is equal to this linear combination of the elements of the standard basis B. Question, is every R module free? यहाँ टाइपो है, वाई नहीं लिखा हुआ। इज एवरी आर मॉड्यूल फ्री? क्या हर मॉड्यूल फ्री होता है, यानी क्या हर मॉड्यूल की बेसिस मौजूद होती है? वेक्टर स्पेसेस के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू थी, एवरी वेक्टर स्पेस एज अ बेसिस। इज दिस स्टेटमेंट आल्सो ट्रू फॉर द मॉड्यूल्स? इज एवरी आर मॉड्यूल फ्री? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, नॉट एवरी आर मॉड्यूल इज फ्री। For example, the left Z module Z by 2Z over ring of integers is not free over Z. अगर आप ring of integers लें और मॉड्यूल ये लें Z by 2Z, तो ये आपके पास फ्री मॉड्यूल नहीं है। इसका आप कोई भी सबसेट लें तो वो सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसके सबसेट्स आपके पास सिंगलटन से 0 हो सकता है, 0 किसी सबसेट में आ जाए तो वो तो सबसेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। फिर सिंगलटन सेट 1 हो सकता है, लेकिन आप स्केलर नॉन जीरो 2 लें, 2 को इस मॉड्यूल के एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन स्केलर नॉन जीरो है। फिर इसी तरह से आपके पास इसका सबसेट ये खुद था जिसमें 0 और 1 दो एलिमेंट्स हों, अगेन 0 आ जाएगा तो ये सबसेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसमें कोई भी सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो डेफिनेटली दिस मॉड्यूल हैव नो बेसिस ओवर ring of integers. However, this module Z by 2Z is a free Z by 2Z module.
आपके पास ये जो Z/2Z है ये खुद रिंग भी है, तो ये ओवर इटसेल्फ फ्री मॉड्यूल है। अब 1 बार जो आपके पास एलिमेंट है वो इसको जनरेट भी कर देगा, और वो ओवर इटसेल्फ जो रिंग आपके पास Z/2Z है इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट एवरी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए फ्री आर मॉड्यूल। तो प्रूफ लेट M बी ए फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल। अब M चूंकि फाइनाइटली जनरेटेड है, सिंस M इज फाइनाइटली जनरेटेड, देयर एग्जिस्ट finite number of elements, say M1, M2 up to Mn in module M, such that these elements generate M. That is, every element of M can be expressed as a linear combination of these generators. अब हम प्रूव करते हैं कि ये जो मॉड्यूल M है ये रेंज है अंडर अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एक फ्री मॉड्यूल की। तो हमें कौन सा फ्री मॉड्यूल लेना चाहिए? अभी हमने एग्जांपल पढ़ी, सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्री मॉड्यूल्स हैं वो स्टैंडर्ड फ्री आर मॉड्यूल्स हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड फ्री आर मॉड्यूल आर एन ले लेते हैं, और हमारा क्लेम ये है कि देयर एग्जिस्ट एन आर मॉड्यूल एपीमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम आर एन टू एम। एपीमॉर्फिज्म मींस ये सर्जेक्टिव है, ताकि इस मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की जो रेंज है वो एम के इक्वल आ जाए। तो अपने क्लेम के लिए हम फ्री आर मॉड्यूल कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंसिडर द स्टैंडर्ड फ्री आर मॉड्यूल आर एन ऑफ रैंक एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ मॉड्यूल एम। मॉड्यूल एम चूंकि फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल था और हमने कहा कि इसके एन एलिमेंट्स इसको जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे हम जो फ्री आर मॉड्यूल स्टैंडर्ड फ्री आर मॉड्यूल ले रहे हैं वो रैंक एन का ले रहे हैं। एन की वैल्यू वही है जितने हमारे पास मॉड्यूल एम के जनरेटर्स की तादाद थी। एंड दिस सबसेट E1, E2 up to En is the standard basis. We define f from Rn to M on the standard basis. Define f of E1 is equal to M1, f of E2 is equal to M2, and so on. F of En is equal to Mn. And then for any n tuple in the standard free R module Rn, this n tuple can be written as linear combination of the standard basis. We want f to be a module homomorphism, so we write it as that it respects module addition and the scalar multiplication for the elements in the standard basis. That is this n tuple as the output R1 M1 plus R2 M2 plus so on up to Rn Mn। यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास एन टपल का, ये कोफिशिएंट बन जाएगा मॉड्यूल एम के फर्स्ट जनरेटर का, सेकंड कंपोनेंट मॉड्यूल के सेकंड जनरेटर M2 का कोफिशिएंट, और एंड सो ऑन। nth कंपोनेंट मॉड्यूल एम के जनरेटर Mn का कोफिशिएंट बन जाएगा, और ये आंसर जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा इन टर्म्स पे मुश्तमिल, ये मॉड्यूल एम में मौजूद होगा, क्योंकि R1 R2 अप टू Rn रिंग के एलिमेंट्स हैं और M1 M2 अप टू Mn मॉड्यूल M के एलिमेंट्स हैं, और जो मॉड्यूल ये मॉड्यूल को जनरेट कर रहे हैं। देन F इज वेल डिफाइंड। अब F वेल डिफाइंड है। अगर आप दो डिफरेंट एन टपल्स ले, एक एन टपल्स की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ले लें, तो उन दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए जो आउटपुट आपके पास इस तरीके से आती है वो यूनिक होती है। इसको प्रूव करते हैं कि होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम डोमेन से दो एन टपल्स ले लेते हैं, R1 R2 अप टू Rn एंड S1 S2 अप टू Sn, और फिर इनको ऐड करके इन पे F अप्लाई करते हैं। देन F दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। वाई? क्योंकि राइट साइड पे हमने जो आपके पास
मॉड्यूल आर एन पे एडिशन ऑपरेशन था, कंपोनेंट वाइज एडिशन, हमने वो परफॉर्म कर दिया। एंड नेक्स्ट इस ऊपर वाले स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट फॉलो हो जाती है। ये क्यों फॉलो होगी? ये डेफिनीशन ऑफ एफ से फॉलो होगी। डेफिनीशन ऑफ एफ ये थी कि एन टपल टपल का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो मॉड्यूल के जनरेटर M1 का कोफिशिएंट होगा, सेकंड कंपोनेंट मॉड्यूल के जनरेटर M2 का कोफिशिएंट होगा, एंड सो ऑन। nth कंपोनेंट मॉड्यूल M के जनरेटर Mn का कोफिशिएंट होगा। इसके बाद ये स्टेटमेंट फॉलो हो जाती है। ये स्टेटमेंट क्यों फॉलो हो जाती है? क्योंकि R1 R आइज और S आइज रिंग के एलिमेंट हैं और M आइज मॉड्यूल के एलिमेंट हैं। तो जो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर रिंग एडिशन ऑपरेशन। फर्दर यहाँ से जो आपके पास n टपल R1 R2 Rn से आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं उनको हमने अलग एक साइड पे इकट्ठा लिख लिया, और फिर S1 S2 Sn टपल वाली टर्म को इकट्ठा लिख लिया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मॉड्यूल में एडिशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट एन टर्म्स हैं इस लीनियर कम्बिनेशन में, ये एफ ऑफ R1 R2 अप टू Rn इस एन टर्म अंडर एफ इमेज हैं, जैसे हमने एफ डिफाइन किया बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। और नेक्स्ट एन टर्म्स ये इक्वल है एफ ऑफ S1 S2 अप टू Sn। तो सो एफ रिस्पेक्ट्स एडिशन ऑपरेशन। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं कि एफ रिस्पेक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर दिस वी टेक एलिमेंट आर फ्रॉम द रिंग आर एंड एन n tuple from the domain from the standard free R module Rn, f of R dot this n tuple, this is equal to this। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमने जो स्टैंडर्ड फ्री आर मॉड्यूल में मल्टीप्लिकेशन थी कंपोनेंट वाइज वो परफॉर्म कर दी, और इससे नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेशन ऑफ एफ यूज कर ली। फर्स्ट कंपोनेंट कोफिशिएंट बन जाएगा मॉड्यूल के फर्स्ट जनरेटर M1 का, एंड इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट कोफिशिएंट बन जाएगा मॉड्यूल के सेकंड जनरेटर M2 का, एंड सो ऑन। यहाँ से फिर नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने जो पैरेंथेसिस की पोजीशन है इसको बदल दिया है, क्योंकि जो R1 हैं ये रिंग के एलिमेंट्स हैं और M1 मॉड्यूल का एलिमेंट है। तो जो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इट इज़ कंपैटिबल विद द रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। और इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर मॉड्यूल एडिशन प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो इससे हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई, और आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू आर एफ ऑफ R1 R2 अप टू Rn बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। So f respects scalar multiplication. Consequently, f from Rn to M is R module homomorphism। और अब हमने ये प्रूव करना है कि ये सर्जेक्टिव है, ऑन टू है। तो इसके लिए चूंकि मॉड्यूल M जनरेट हो रहा है M1 M2 अप टू Mn से, मॉड्यूल का आर्बिट्रेरी एलिमेंट M लें तो ये लीनियर कम्बिनेशन होगा इन एलिमेंट्स का। तो स्केलर्स R1 R2 अप टू Rn